हेडिंग डालिए मैग्नेटिज्म। देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज जो कि रेस्ट में हुआ करता था, हाँ? तो ऐसा ही हो, हमेशा चार्ज रेस्ट में ही हो, ये जरूरी बात तो होता नहीं है ना। तो जब चार्ज को मूव करवाया तो हमने डिस्कस करा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बारे में हमने डिस्कस करा था, डन ना। तो जब मूविंग करंट कैरिंग वायर के पास में कोई चार्ज को लाया जाए, है ना, तो लाने के बाद में दो बातें हो सकती है, या तो उस चार्ज को रेस्ट में रखा जाए या फिर उस चार्ज को मोशन में ले आए, है ना। तो रेस्ट में रखा जाए तो क्या होएगा और मोशन में ले आए तो क्या होएगा, है ना। तो ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया गया, ठीक है जी, इसके पास में रखा गया एक चार्ज Q, डन ना। अब जो ये Q चार्ज रखा गया तो ये देखा गया भाई कि इस चार्ज में ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि कोई फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगता इस चार्ज पे, डन। जैसे ही इस चार्ज को कैसे भी मोशन में लाया गया, जैसे मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, चार्ज को मूवमेंट चार्ज जो है ना मोशन में आ गया। जैसे ही ये मोशन में आया देन इट वाज ऑब्जर्व कि ये जो चार्ज है ना ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डिफ्लेक्शन अगर अपने पाथ से होता है तो किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली फोर्स की वजह से होगा डिफ्लेक्शन, है ना। तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तो कहां लगता था? वो लगता था आपका जब चार्ज रेस्ट में होता था, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगता था जब चार्ज रेस्ट में होता है, और यहाँ चार्ज तो मोशन में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होएगा नहीं। तो कौन सा फोर्स होएगा? तो ये बताया गया दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स एंड दिस फोर्स इज बेसिकली नोन एज अ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और ये मैग्नेटिक फोर्स कहीं तो लगेगा, किसी स्पेस या रीजन में तो लगेगा। तो जिस स्पेस या रीजन में मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। Then there are two things we have. The first one we will have to discuss about the magnetic field and the next one is about the magnetic force. पूरे जो चैप्टर्स है इसी दो टॉपिक के अराउंड मूव करता रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट्स एंड देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, डन ना, ठीक है। तो ये यहां से शुरुआत होता है कहानी मैग्नेटिज्म का। एंड द फर्स्ट मैं अपने को दो बातें पढ़ना है, कौन कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर, डन ना। तो अब ये कहानी थी। अब आ जाओ, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब समझना है कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या। ऑर्स्टेड साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट करे थे? तो ऑर्स्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट करा था, सेम यही बातें थी, बट क्या किया था कि एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, आप बैटरी वगैरह लगा दो ताकि करंट पास हो जाए, डन ना। और इसमें ना एक निडल ले लिया, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व दैट निडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड दिस डायरेक्शन एंड व्हेन द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, अगर यू मान लो कि करंट का डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दो, ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर हो जाए तो ये मैग्नेटिक निडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपोजिट साइड में, डन ना। तो व्हाट सेज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट? देन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में अ करंट कैरिंग वायर लिया गया, बैटरी वगैरह कनेक्ट करा गया एंड अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। Then after some time he was observed that magnetic needle is deflected in some direction. In which direction we will discuss later. Then magnetic needle is deflected in some direction. And whenever the current direction is reversed, then the magnetic needle जो है again उसका deflection उल्टा हो गया। मतलब there is something like force जिसकी वजह से इसका deflection बदल रहा है, then definitely it won't be an electrostatic force, so it is named as a magnetic force, or the space or region in which it is applied
in which a magnetic force is applied is known as a magnetic field. क्लियर बात है? ठीक है, देन राइट समथिंग इसमें कि आप ये लिखिए, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में पहले लिख लो, अ मैग्नेटिक नीडल is placed between current carrying wire and it was observed needle gets deflected. And when the direction of current is reversed, deflection is reversed. A deflection is changed. Then क्लियर बात है? तो अब नेक्स्ट में क्या है कि ये क्या बताता है, दिस शोज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ different kind of force which is known as magnetic force. And now in the next, the space or region in which it is applied known as magnetic field. Clear? Now the question ये है कि जैसे मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, आपने इसके पास में चार्ज रखा है Q, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन? नहीं ना, है ना? तो ये क्या हो गया आपका नो डिफ्लेक्शन। डन ना? अब यू मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, आपने चार्ज को रखा और चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी दिया, चार्ज इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन क्या डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा बताओ भाई। देन डिफ्लेक्शन होएगा और ये चार्ज अपने पाथ से डिविएट हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होएगा। डन ना? ठीक है, तो अगर करंट कैरिंग वायर के पास में कोई चार्ज आप लेकर के आते हैं और वो चार्ज रेस्ट में है, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, और अगर वो मोशन में है देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन। कंक्लूजन क्या निकला कि मूविंग चार्ज जो है, एक चार्ज जो रेस्ट में है ना, एक चार्ज जो स्टैटिक है, इट क्रिएट्स फील्ड अराउंड, जो भी चार्ज होता है उसके अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला जाता है। क्लियर बात है? बट व्हेनेवर द चार्ज इज इन मोशन, तो वो भी एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बताया जाता है। देन ना, और इसी टॉपिक के जब हम पढ़ेंगे लास्ट में, तो दोनों को कंक्लूड करके ईएम वेव आएगा मैग्नेटिज्म के लास्ट में, और वो बताया जाएगा कि भाई मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही क्रिएट करता है। क्लियर बात है?
नाउ अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन। डन ना? चलिए फिलहाल अभी अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। डन ना? क्लियर बात आ गई? चलिए आइए नेक्स्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? आपका मैग्नेटिक फील्ड ना। तो आप हेडिंग डालिए, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? बेसिक फंडामेंटल फील्ड क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, डायमेंशन क्या होता है, फिर फील्ड अगर वेक्टर है देन इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सारी बातें आएंगी। तो सबसे फर्स्ट तो आप ये लिखिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए फर्स्ट में द स्पेस और रीजन, द स्पेस और रीजन इन विच magnetic force is applied magnetic force is applied known as magnetic field, known as magnetic field. Then next, it is a vector, it is a vector quantity, and how it is denoted? Denoted by, it is denoted by B। डन ना? SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट जो होता है टेस्ला होता है। ठीक है जी। CGS यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? CGS यूनिट क्या होता है? गॉस। ठीक है। 1 टेस्ला क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर 4 गॉस के इक्विवेलेंट। कोई परेशानी नहीं है? डन ना जी? चलिए लिखिए फटाफट। अब चलिए ठीक है, लेट्स सी एक्सपोर्ट हो ही जाएगा पीडीएफ में। हाँ जी डन ना यार? अब आ जाओ, आपसे अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होएगा तो निकाला जा सकता है। व्हाट इज, आप ये खुद निकालोगे डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखो F जो होता है वो ILB होता है ना, तो B जो होएगा ये आगे अपन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी बस याद रखे तो भी ठीक है, नहीं याद रखे तो भी कोई बात नहीं, आगे आएगा। तो ये F अपॉन IL। अब F का कितना होता है? MLT माइनस 2। करंट जो होता है फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, I होता है नहीं होता? होता है भाई, चार्ज थोड़ी होता है। चार्ज अगर फंडामेंटल लोगे तो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। क्लियर ना? तो करंट का क्या होता है? I का एम्पियर है ना, तो एम्पियर A और L का L। अब बताओ कि क्या हो गया? M L0 P माइनस 2 A माइनस 1। क्लियर है ना? दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? डन। अब नेक्स्ट है, समझिएगा। अब ये बोला जाएगा कि चलो ठीक है आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये दिखता है अपने को? नहीं दिखता। ग्रेविटेशनल फील्ड दिखता है? नहीं दिखता। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है? नहीं दिखता, है ना? व्हेनेवर अदर सोर्सेज या अदर चार्जेस एंटर्स इन एनी अदर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, then that charges, जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था, that charge express some amount of force, और force per unit that test charge is basically known as electric field। तो मैग्नेटिज्म में भी कि मैग्नेटिक फोर्स जहां लगेगा उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। बहुत अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करा जाएगा? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को जो डिनोट करा जाता है एक इमेजिनरी लाइन से डिनोट करा जाता है, और वही that imaginary line is basically known as magnetic field line। डन ना? तो
तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज नोन एज magnetic field line. Then write next point, magnetic field is represented by an imaginary line which is known as magnetic field line. अब मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड तो तुम समझना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बात आ गई समझ में ना? क्लियर बात है? हाँ है ना? डन ना? ओके, आइए नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये कौन सा लाइन होता है भाई? इमेजिनरी लाइन होता है। डन ना? बहुत बढ़िया जी। आइए नेक्स्ट। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है? अब मैग्नेटिक, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो आप नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? क्या होगा बताइए? कि अगर कोई मैग्नेट है, जैसे सपोज करो कि ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा, तो फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ पोल से। हाँ या ना? टर्मिनेट कहां होती है? साउथ पोल पे। और कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, मैंने बनाया नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस लाइन होता है। क्लियर ना? ले बना ही देते हैं। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में क्या है कि आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एक बार जेई ने यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, नॉर्मली हम लोग रखते हैं। क्या हो गया? 10th क्लास की चीजें हैं। तो जेई ने क्या पूछा हुआ था कि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, है ना? सुबह मस रहा है। 10th में बताया था। अरे कुछ भी पूछ। देखो मोस्टली जो बुक प्रेफर करोगे ना, जो लोकल राइटर या अदर बुक प्रेफर करते हैं, तो आउटसाइड द मैग्नेट एवरीवेयर इट इज रिटन अप फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। है ना? Just like current, whenever a battery is connected with the resistor, current is always flowing from the positive terminal to the negative terminal. Then what happens when current reaches at the negative terminal? तो inside the cell वो तो negative to positive ना, कौन लेकर के जाता है? EMF तो बैटरी लेकर के जाता है। हाँ या ना? क्योंकि अगर वो चार्ज कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता तो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता, तो बैटरी तो फिर डिस्चार्ज ही नहीं होता। एक बार अगर आपने चार्ज कर दिया तो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो चार्ज हो जाएगा। डन ना? चलिए खैर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल and terminates at outside the magnet. ठीक है? but from south to north inside the magnet. डन ना? साउथ से नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका? इनसाइड द मैग्नेट। लिख ले फटाफट। हाँ जी, तो ये कहानी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में कहानी आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी कहां ज्यादा या कहां कम होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली डिनोटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। तो जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा होएगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब बताओ ज्यादा स्ट्रेंथ कहां होगा? नियर द पोल। डन ना? तो लिखिए नेक्स्ट में the strength of magnetic field is directly proportional to the density of magnetic field line, to the density of magnetic field line। मतलब नियर द पोल क्या हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर ना? नियर द पोल फील्ड स्ट्रेंथ is near the pole field strength is larger। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट में ये है कि ये जो फील्ड लाइन है ना ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है? तो ये भी लिख लो फील्ड लाइन, ये कौन सा प्रॉपर्टी था इसका? थर्ड ना? चलिए आइए थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन never intersect with each other। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज करो कि ये और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये हो गए दो टेंजेंट ड्रॉ करे आपने, ये 1 हो गया और 2 ये हो गया, है ना। तो टेंजेंट जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर में ड्रॉ करा जाता है then it gives the direction of the field, and also आप कह सकते हो कि ये फोर्स का भी देता है डायरेक्शन। दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसको ये भी बोला जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज, लिखिए, बिकॉज at the point of intersection, there are two directions of field which is not possible। ठीक है, अब यहीं से हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया कि फोर्थ पॉइंट क्या है आपका। तो फोर्थ पॉइंट है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of tangent drawn at the magnetic field line, give the direction of magnetic field। हाँ जी, डन ना।
नेक्स्ट में मान लो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, जस्ट इमेजिन, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करवाया होगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कहाँ की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? अगर यहाँ की B1 ले लें और यहाँ की B2 ले लें, तो जहाँ की फिल लाइन ज्यादा है, तो बात आई समझ में ना, कहाँ की ज्यादा होगी? जहाँ की फिल लाइन। क्लियर बात है? अब नेक्स्ट में अगर आपसे कुछ यू पूछा जाए, अब ये ले ले A पॉइंट, ये ले लो A पॉइंट और ये ले लो B पॉइंट, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? A का। क्लियर ना? आगे बात लिख लें। तो ये हो गया आपके फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ जाए, आइए लिखिए लिखिए थोड़ा फास्ट लिखिए, साथ साथ लिखते चलो। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। ठीक है इतना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हो गया, सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट में आता है आपका नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां से इसका 5th प्रॉपर्टीज आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या किया गया, 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है कि एक कार्डबोर्ड लिया गया था। ठीक है, कार्डबोर्ड लिया गया और इसके ऊपर में ना आयरन के ना टुकड़े रखे गए थे, आयरन के। ठीक है पूरा, और एक करंट कैरिंग वायर को यहां से पास करवाया गया था। ठीक है भाई, वायर वायर बना लो। ठीक है, फिर एक बात ऑब्जर्व कि ये जो करंट है ना, करंट के फ्लो होने के जस्ट आफ्टर सम टाइम जो ये पैटर्न था वो इस तरीके से डेवलप हो गया, इस तरीके से डेवलप हो गया था। ठीक है, तो ये बताया गया, आज मैं डायग्राम बहुत बढ़िया बना रहा है ना, तो ये बताया गया कि ये जो राउंड एंड राउंड सर्कुलर लूप बना रहा है ना, इट इज ओनली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है ना। तो ये बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, magnetic field it always forms a closed loop. Magnetic field always forms a closed loop, याद रखिएगा। अच्छा, क्या चार्ज क्लोज लूप बनाते हैं? क्या 2 चार्ज क्लोज लूप बनाते हैं? क्या 2? सोच करके जवाब देना। क्या 2 चार्ज, whether it is positive or negative, is it form a closed loop? हाँ, सागर जी मुंडी हिला रहे हैं। इज इट फॉर्म ऑफ क्लोज लूप? हाँ या ना? हाँ, ले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, क्या ये क्लोज लूप बनाएगी? या एक और ले ले, प्लस क्यू चार्ज है, क्या ये क्लोज लूप बनाएगी? अब किसी के बीच में ले लेते हैं, जो मर्जी जहां से मन हो आपका वहां से ले लो।
इज इट फॉर्म अ क्लोज लूप? नहीं बनाती है भाई, सोचने की बात ही नहीं है इसमें, है ना। ये जाएगी यहां से यहां खत्म हो जाएगी, यहां जाएगी यहां खत्म हो जाएगी। क्लोज लूप के लिए बेटे साइकिल पूरा होना जरूरी है। जेई ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, बोले इतना आसान क्वेश्चन कि चार्ज जो है ना वो नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी। हाँ या ना, समझ में आ गया बात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स अ क्लोज। अच्छा अब इसकी बात करें तो यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, ये इधर, ये इधर, ये कभी भी आपस में ना क्लोज लूप नहीं बना सकती। डन ना? अब ये देखो, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो ये बिल्कुल सही है। तो नोट करके नीचे लिख लेना, नोट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन forms a closed loop. Sorry, electric field line doesn't forms a closed loop. Doesn't forms a closed loop, while magnetic field does. Magnetic field line, हाँ जी क्लियर है। तो नेचर क्या हो गया? नेचर हो गया क्लोज, ठीक है। डन ना? अब आइए कर दो, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में क्या है आपका कि नेक्स्ट में है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आप टॉपिक लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? देन द फर्स्ट राइट हैंड थंब रूल, याद होगा 10th क्लास, पूरा 10th क्लास चल रहा है। राइट हैंड thumb rule and the second palm rule। चलिए राइट हैंड थंब रूल याद है क्या? अगर आपने करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से होल्ड करा है एंड इफ your thumb represents the direction of the current, then the curl your forefinger which gives the direction of the magnetic field। क्लियर बात है? तो अब देखो सीधा सा ये स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं है ना, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन। अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो ये ए साइड और ये बी साइड, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए किधर होगा और अलोंग बी किधर होगा। तो देखिए ये ए साइड ले लेते हैं और ये बी साइड ले लेते हैं ना, तो ये करंट कैरिंग वायर है ना, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन नॉट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, राइट। तो करंट इधर जा रहा है ना, हम शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप अपने फिंगर को घुमाएंगे, ये नीचे अंदर की तरफ है, तो ये आपका क्या है? इनटू द प्लेन। तो ये अंदर की तरफ जो होता है ये कहलाता है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। दिस इज आउटसाइड, तो दिस इज बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। डन ना? क्लियर बात है? ये क्या आपका इनटू द प्लेन और दूसरा क्या आपका आउट ऑफ द प्लेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रही है, बताइए कि किधर जाएगा? करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आउटवर्ड, बात आई समझ में क्या? ठीक है। तो आउटवर्ड को क्या बोला जाता है? आउट ऑफ द प्लेन, और इनटू को क्या बोला जाएगा? इनटू द प्लेन। कोई परेशानी वाली बात नहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउट ऑफ द प्लेन। डन ना? अब मान लो क्वेश्चन में एक स्क्वायर दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा,
इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? करना ये होएगा आपका इनटू द प्लेन। कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, डन। चलिए पाम रूल क्या कहती है एक बार समझिएगा, 1 मिनट उसके बाद लिखिएगा, 1 मिनट एक पेज पे। मान लो चलिए कि करंट कैरिंग वायर है आउट ऑफ द प्लेन और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। समझिएगा ध्यान से, ये दे दिया करंट, तो करंट दे दिया आउट ऑफ द प्लेन, डन ना। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो समझने वाली बात है, देखो आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। थंब जो ये पहली बार इसको जो आप रखोगे वो किधर की तरफ रखोगे? ये आपका पोजीशन वेक्टर रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आपका? यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर है, हाँ है ना। करंट का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन, इसको इधर करना पड़ेगा। फिर बात आई समझ में? ये क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? करंट, डन ना, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस पे परपेंडिकुलर जो होएगा वो मैग्नेटिक फील्ड होएगा, मतलब बाहर की तरफ, इसके ऊपर, क्लियर ना? आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड, डन। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन सोचो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, ये क्वेश्चन मान लो सेकंड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दे दिया और कोई पॉइंट ले लो, ये ले लो यहां पे कोई पॉइंट पी। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपको बताना है कि डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो पहले इनटू द प्लेन मतलब अंदर, डन ना। आउट ऑफ द प्लेन बाहर, तो इनटू द प्लेन है तो हमने कहा इनटू द प्लेन। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? पोजीशन वेक्टर, डन ना, ठीक है। और इस पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्शन का खेला भाई, पूरा वेक्टर क्वांटिटी है। ये है क्या? पोजीशन वेक्टर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात है, क्या समझ में? ठीक है ना। तो थंब जो है, आप थंब किधर रखोगे? आप अलोंग द करंट, आउट ऑफ द प्लेन मतलब आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन मतलब इनटू द प्लेन। आप अपने जो फिंगर है आप उसको स्ट्रेच कीजिए अलोंग द पोजीशन, डन ना। देन ये वाला पाम रूल है ना, पाम रूल है ना, तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, हाँ है ना, क्लियर बात है। तो आप बनाइए और इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। पाम रूल में क्या है? पाम रूल का स्टेटमेंट क्या होएगा? हम represent the direction of the current, then stretch forefinger towards the point, then palm will give the direction of the palm will give the direction of the field, right? लिख लेंगे। डन, समझ के लिखिएगा एकदम।
तो ये क्या था आपका, ये था आपका कि डायरेक्शन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का बताना हो, हर एक क्वेश्चन में देखो आपका टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हर एक क्वेश्चन में दो बातें पूछी जा सकती है, इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना इज नॉट अ बिग डील, बट डायरेक्शन तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मान लो ठीक है, नोट करके लिख लेना कुछ पॉइंट्स। आपसे क्वेश्चन में कई बार ना ये देगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है ना वो एक ही प्लेन में होता है, जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, क्लियर बात ना। तो ईस्ट वेस्ट जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है, जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, क्लियर है। तो ये है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डन ना, ये एक ही प्लेन में होता है। डन ना, क्लियर है, लिख लो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है इन अ हॉरिजॉन्टल, एक ही प्लेन मतलब कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन अ, अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया ना भाई, नॉर्मल रखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्वेश्चन आएगा। चार्ज Q is moving towards the east direction, current carrying wire towards some direction, यार आएगा पंगा ऐसे, है ना। लिखिए ये क्या होता है, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर है। अब डन ना, ये हो गया नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या आएगा कि ये करंट कैरिंग वायर, देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि करंट जो है ना इधर की तरफ जाए, करंट ना इधर की तरफ जाए, ठीक है। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, if the current is moving towards the anti-clockwise direction, तो फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, that will behave as a north pole, that will behave as a, क्योंकि करंट कैरिंग मूविंग चार्ज है ना, तो मूविंग चार्ज विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट ना, तो मैग्नेट की तरह जब बिहेव करेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही होगा, है ना। तो नॉर्थ पोल कहां होएगा, तो जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, क्लियर है। लिखिए फटाफट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इज इन द सेम प्लेन, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आपका, नॉर्थ पोल। अब आप कैसे याद रखिएगा, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमर्जिंग, हाँ, और जहां अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होएगा कि टर्मिनेट हो रहा है, क्लियर ना। तो जहां से भी निकल रहा है वो नॉर्थ पोल होता है, देन ना। चलिए ठीक है जी, हो गया क्या, यहां तक लिख लो फटाफट। आइए नेक्स्ट, करेगा, नेक्स्ट करेंगे सर। आइए नेक्स्ट, अब लिखिएगा आपने क्या क्या पढ़ लिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, तो बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, ये बस इतना ही कराया मैं डिस्कस ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। डायरेक्शन तो पढ़ लिया ना हमने, कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखो, बायट-सैवर्ट लॉ, भाई इंपॉर्टेंट बात है, बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। क्या किया गया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया गया, ये करंट आई फ्लो हो रहा है
और ये एक एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट विच इज DL, तो ये हो गया IDL। डन ना? ठीक है। अब कोई पॉइंट P है वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब पॉइंट P है जहां पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डन? तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P। अब इट मेक्स, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर R, ये एंगल क्या बनाएगा, ठीक है। डन ना? तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या था कि ये दो साइंटिस्ट का नाम था, बायट साहब अलग थे, सैवर्ट साहब अलग थे। उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट एलिमेंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट क्या है, IDL। इसको क्या बोला जाता है, करंट एलिमेंट। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके मतलब करंट एलिमेंट, और जिस पॉइंट पे भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका जो पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होएगा वो मतलब ये साइन थीटा। क्लियर बात है ना, ये थीटा की बात कर रहे हैं। और किसके होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर। डन? ये थी इसकी कहानी। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dB is proportional to I dl sin theta by R square। हाँ है ना? And when you remove this proportionality sign, you will get dB mu naught by 4 pi, और ये क्या होगा, dl sin theta by R square। क्लियर ना? जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक नया टर्म आएगा विच इज dl। डन? ठीक है। तो ये कहानी था। ये क्या है, दिस इज द स्केलर फॉर्म। इसमें ना कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की बात हमने नहीं करा है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इसका डायरेक्शन हमने नहीं लिखा है यहाँ। डन ना? अगर इसी का मान लो कि वेक्टर फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म की बात करें तो dB इज इक्वल टू I dl sin थीटा बाई R स्क्वायर। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक होगा ना, यूनिट वेक्टर तो आएगा जस्ट लाइक कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए ध्यान से, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड है ना। तो dl sin थीटा r वेक्टर बाई r वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, इसको और अगर आप अच्छे से लिखोगे तो म्यू नॉट I dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r वेक्टर का होल क्यूब। क्या यही मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ है ना? ठीक है। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, तो बायट-सैवर्ट लॉ का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, तो मैं लिख देता हूं ऊपर में स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, magnetic field due to a current carrying element at a point P having position vector R depends on following factors। चलिए
लिखिए। लिखिए। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है, आइए नेक्स्ट। अब इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स आप लिखिए। आईडीएल जो है ना इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन जो है, इट्स डायरेक्शन is along the direction of the direction of the current। क्लियर है? एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है थीटा। तो साइन थीटा क्या है इसमें आपका? साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है? साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। हाँ जी, यही कहानी है। और क्या बचा इसमें? कुछ नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ एक और, थर्ड, म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? जैसे ई नॉट था, एप्सिलॉन नॉट था, है ना? ई नॉट को क्या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, वो क्या था? परमिटिविटी। ये क्या है? परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट जो होता है, आप कंसेप्ट ही लिख लो परमेबिलिटी का। चलिए कंसेप्ट ही पढ़ लेते हैं, परमेबिलिटी इसी में लिख लीजिएगा, कोई खास। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी होता है म्यू। इसका मतलब क्या हुआ? परमेबिलिटी मतलब कि अगर कोई भी मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कितना जल्दी उसको मैग्नेटाइज कर दे, कितना जल्दी उसको इन्फ्लुएंस कर दे, हाउ स्ट्रांगली इट गेट्स मैग्नेटाइज इज बेसिकली नोन एज परमेबिलिटी। क्लियर बात है? तो लिखो परमेबिलिटी क्या होता है? इफ अ मटेरियल इज प्लेस्ड in magnetic field, then how strongly it gets magnetized, known as permeability। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना। अभी हम लोग न्यूट्रल है। अब देखो ना, नॉर्मली ये जो आपका जो वायर जा रहा है ना, हाई टेंशन वायर जो अपने इधर साइड से जो जा रहा है, उसके कुछ ऊपर में जाओगे तो रेड कलर का ये डेंजर साइन बना हुआ होता है। बोला जाता है इससे ऊपर ना जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट मूव कर रहा होता है वो करंट काफी ज्यादा होता है, तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा हुआ रहता है, और हमारे पास में चार्ज होता है तो हमें इन्फ्लुएंस कर लेगा, और इन्फ्लुएंस कर लेगा तो लाइक चार्ज क्या होएगा? रिपेल, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो वो खींच लेगा और खींच लेगा तो बन गए। ना यही है कि कितना स्ट्रांगली इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, नोन एज परमेबिलिटी। ठीक है जी। इसमें जो म्यू नॉट है बेटे, म्यू नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। म्यू नॉट क्या है आपका? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 4y × 10⁻⁻⁷। और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और इसका अपन यूनिट की बात करें ना तो देखो
dv का क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर बाई साइन थीटा, थीटा का कोई चक्कर नहीं है, तो आई करंट r स्क्वायर है ना, तो टेस्ला मीटर एम्पियर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, टेस्ला मीटर, डन ना, लिख लें फटाफट, लिख लें। नेक्स्ट में आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव और म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो मीडियम अपॉन ये एब्सोल्यूट। क्लियर है? लिखिए, डन ना। आगे बढ़े, ये लिख लो तो पता। क्लियर है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा ये हमने पढ़ लिया था भाई पीछे, ये ना। क्लियर है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट समझने वाली बात क्या है अपने को, हमने पढ़ लिया कि सर ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। क्लियर ना? ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में करंट ना दे करके चार्ज को मूव करवा दे, करंट ना दे करके क्या करे, चार्ज को मूव करवा दे, तो क्या करा जाएगा, तो इसी से डिराइव हो जाएगा। देखिए dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, dq बाई dt dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कितना हो गया dq मतलब q, dl बाई dt को क्या लिख सकते हैं, v साइन थीटा बाई r स्क्वायर, है ना। क्लियर ना? तो q भी साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो फिर से वही बात आ जाएगी कि वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई q v साइन थीटा r बाई r क्यू। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू v साइन थीटा और ये r, ये बात ना, ये कितना हो गया v क्रॉस r बाय r, ना, तो साइन थीटा का टर्म हट जाएगा। क्लियर है? देखिए नहीं, म्यू नॉट जो है ना एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं होगा बेटे। अगर कहीं भी दिया होगा कि मीडियम आ गया है तो रिलेटिव परमेबिलिटी बताया था ना, तो वो वाला टर्म आएगा। हाँ लिख सकते हैं बट नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ अभी जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं जो सब में सेम है, तो अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी होगा तो वही ना। डन?
आगे क्या बात है? चलिए जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कर दो, आगे बढ़ जाए। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सिंपल सी बात है कि आप अपने राइट हैंड के पाम को फैलाइए अलोंग द पोजीशन वेक्टर, जिधर चार्ज मूव कर रहा है उधर ये मूव करवा दो, ये दे देगा तुम्हारा डायरेक्शन। हाँ है ना, क्लियर बात है ना? तो देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लो एक पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पे, P इज द पॉइंट, और यहां से 2 मीटर पे +2 कूलम का चार्ज is moving towards this direction having a speed 3 pi meter per second, then find the magnetic field at the point P. Magnetic field at the point P is equal to what? ठीक है ना? Magnetic field at the point P is equal to what? हाँ जी, चलिए देखिए क्वेश्चन लिख लिया ना, आइए देखिए आगे क्या, चलो जिनका नहीं आया है वो चेक कीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता क्या है, तो पता है सर म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू, है ना, V क्रॉस R बाई R क्यू। ये वेक्टर फॉर्म हटा दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हाँ ना, ठीक है जी। अच्छा अब बताओ, तो म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 बाई 4 पाई, क्यू कहने का मतलब 2 कूलम। आ जाओ नेक्स्ट, V क्रॉस R की बात करते हैं, तो V का वैल्यू बताना कितना है? 3 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और R का वैल्यू कितना है? 2, और तो नहीं है, बाई R क्यू, तो R क्यू कहने का मतलब 8। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होएगा? ये तो ठीक है, 4 पाई से 4 पाई चला गया, ये सब भी ठीक है बेटे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होएगा? देखो पोजीशन वेक्टर के इधर ये फैलाओ, मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है, थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो थंब कहां है? इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनटू द प्लेन। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनटू द प्लेन। क्लियर बात है? लिखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, लिखिए बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको बताना है, ये बेटे -q है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका (2a), ये दिस इज द पॉइंट P। Now you have to find the net magnetic field at the point P.
net magnetic field at the point P. क्या? हाँ चार्ज आएगा ना, इसको Q डाल दो, इसको कैपिटल Q डाल देना, ऊपर में माइनस Q है, राइट साइड 2Q प्लस में, और बिल्कुल बॉटम में 2Q, सॉरी Q। चलिए देखिएगा, मैं बताता हूं, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड एट द P जो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द P किस किस की वजह से होगा पहले तो ये बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द माइनस Q प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द 2Q प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द Q। क्लियर बात ना? हाँ है ना? अपने को V दिया हुआ है, अपने को R दिया हुआ है, सिर्फ प्रॉब्लम पंगा ना डायरेक्शन को लेकर के, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ है ना? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आप निकालो एक बार 2Q, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू Q, Q की जगह पे 2Q, V क्रॉस R, या V बाई सीधा R स्क्वायर लिख दें, सीधा R स्क्वायर लिख देते हैं, बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कहने का मतलब 4A स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है यहाँ पे कि डायरेक्शन किधर होगा, बाकी तो कोई खास बात है ही, है ना? तो अब देखो 2Q का पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ, बाहर नहीं आया, पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ, बाहर, हाँ है ना? तो ये क्या हो गया? ये आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर ना? मेन मुद्दा ना ये था, गलतियां करने के चांसेस यहां होएगा, बाकी तो सब फॉर्मूला बेस्ड रहे। क्लियर ना? अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q की बात करें तो बता दें कि क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, Q के जगह पे Q, V की जगह पे V बाई R स्क्वायर 4A स्क्वायर। चलिए अब बताइए, डायरेक्शन बताना है आपने, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, ये इधर इनसाइड, खत्म। क्लियर ना? अब नेक्स्ट ये भी आप खुद ही करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। देखो जब भी नेगेटिव चार्ज आए ना, याद रखिएगा, तो उसका उल्टा लीजिएगा डायरेक्शन, इसलिए क्वेश्चन करवाया गया कि जब भी नेगेटिव चार्ज आए तो क्या लेना है आपको? डायरेक्शन उल्टा लेना है। क्लियर ना? फिर बात आ गई क्या समझ में? तो अब देखो नेगेटिव चार्ज ये इधर, ये इधर ना, ये इधर, ये अंदर, चार्ज कौन सा है? तो बाहर लो। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी किस पे बेस्ड है? करंट पे। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। हाँ है ना? ठीक है ना? तो अभी तक पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ही होगा। नेगेटिव है तो अपोजिट लेंगे ना। तो फिर से देखो, ये इधर इनटू, तो लेंगे किधर? बाहर की तरफ। चलिए तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V बाई 4A स्क्वायर, कहां लेंगे? बाहर की तरफ ना, बाहर की तरफ। क्लियर है? अब सबकी वजह से आप ऐड कर दो। हाँ जी, कोई परेशानी वाली बात है क्या? अब तो आसान है, सबकी वजह से आप ऐड कर दीजिए, ये मिल गई और आंसर। अरे क्लियर है क्या? नहीं, डायरेक्शन उल्टा कर दिया ना, अब जरूरत क्या है? ओ डायरेक्शन उल्टा कर दिया ना। क्लियर है क्या? अगर तुम माइनस से लिखते फिर तो करना, अपने को तो करंट से लेना देना है ना, माइनस की जरूरत है ही। आपको ये बात आ गई क्या समझ में? तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, यहां से आपको ये सिखाया गया कि भाई अगर कोई करंट दिया हुआ है तब तो ठीक है,
अभी करंट वाली बात हम और आगे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ में, ठीक है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो कैसे निकाला जाएगा, लिख लोगे क्या? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और बात आ सकता है क्वेश्चन में, चलो लिखो फिर फटाफट लिखो। और अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर में समझिएगा, हाँ बस ठीक है जी, देखो इधर देखो, मान लो अगर आर जो है ना वो परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ हो तो अपन परपेंडिकुलर ले लेंगे, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर होगा वो ले लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये इस क्रोनोलॉजी को समझिए आप। आर क्रॉस बी जो लिया गया है, आर क्रॉस बी जो लिया गया, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। नहीं होएगा तो प्रोजेक्शन ले लेंगे, क्या दिक्कत है? बात ही समझ में ना। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ले लेंगे, पक्की बात है, ठीक है। चलो लिख लो, इस पे भी एक क्वेश्चन लिख ही लो। अभी जो मैंने बताया एक तो वो बात लिखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि एक चार्ज दे दिया है, Q का वैल्यू दे दिया आपका 4.5 नैनोकूलम, वेलोसिटी दे दिया 3.6 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड, एंड पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द x-axis. Particle is moving parallel to the x-axis along the line y is equal to 3. Then find the magnetic field at origin. Magnetic field at origin produced by the charge when it is at point -4 and 3. ये है आपका y इज इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है। और ये -4 3 कहने का मतलब चार्ज यहां है और आपको निकालना यहां से। ओरिजिन पॉइंट ये दे दिया है, ये कॉमा हो -4, -3 हो, और ये स्पीड दे दिया है आपका 3.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, क्लियर है? अब पता चल गया क्या? अभी स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन लिया था वो बहुत ही सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 90 डिग्री है, ये है, अब निकालना पड़ेगा आर क्रॉस भी। हाँ यार, क्लियर ना? अब एक बार आप ट्राई करोगे। अच्छा एक बार ये क्या ये -4 3 है तो क्या ये 5 है ना? ये 4 है, ये 3 है, तो सब कुछ तो पता ही है तुम्हें, हाँ है ना? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। दूसरा इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो ऐसे भी कर लेगा भाई कि वेलोसिटी जो है सर 3.6 × 10⁻⁷ आई कैप है,
पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर जैसे ही लिख लेंगे हमारा काम हो जाएगा। हाँ यहाँ लिखो भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए पोजीशन वेक्टर बताइए कितना है, आर का वैल्यू बताइए कितना है, पोजीशन वेक्टर बताना है आपको। ये तो 5 आएगा। आर का वैल्यू बताना कितना है, -2i या 4i ना। हाँ, आर का वैल्यू आ गया -4i + 3j। क्लियर ना। और ये भी पता है। अब क्वेश्चन में कोई दम है, फिर जैसे मर्जी वैसे निकाल, तुम इसका प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो अलोंग दिस पॉइंट। हाँ है ना। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। क्लियर ना। हाँ ले करते हैं। तो dv क्या हो जाएगा बेटे, μ0/4 q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.5 नैनो कूलम है ना। अब v क्रॉस r ना, तो v क्रॉस r कहने का मतलब कितना हो गया, 3.6 10⁻⁷ i कैप इंटू -4i + 3j कैप अपॉन r³। क्या यही होगा। हाँ यहाँ तुम नॉर्मल से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, I क्रॉस I खत्म, ये क्रॉस है बेटे, I क्रॉस I खत्म। हाँ है ना, V क्रॉस R ना। हाँ ठीक है। एंड I क्रॉस J K, I क्रॉस J K होएगा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, K डायरेक्शन किधर। तो मैं नहीं आई बात समझ, पक्की बात कीजिए, करो। कहाँ, हाँ सॉरी, ठीक है जी, नैनो कूलम है। तो ये जो है ना, नैनो कूलम का -9 है। चलिए, तो ये कहानी है। इसमें हम दोनों मेथड अपन यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा है, ठीक है। एक तो ये वाला जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला 3 हो गया, ठीक है। तो अगर ये अपन यहाँ लिखना चाहे तो μ0/4 q का वैल्यू तो सेम आ जाएगा 4.1 × 10⁻19/r³ तो 125 ही आएगा। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, 3, तो 3 आ जाएगा। और वेलोसिटी कितना आ गया आपका, 3.6 10⁻⁷। ये जो भी आएगा, अब देखो परपेंडिकुलर ये और ये इधर v क्रॉस, अच्छा v क्रॉस r ना, ये देखो मतलब ये इधर मूव इधर कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये इधर मूव इधर कर रहा है, कहां, इनटू द प्लेन। हाँ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन। तेरे बात आ गई क्या समझ में। मतलब बात क्या है कि प्रोजेक्शन निकाल दो, अगर नहीं एंगल दिया हुआ है तो। अगर 90 डिग्री है, देखो मेडिकल वालों का 99% नहीं 100% हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री वाले पे। नहीं दिया हुआ है तो अपन निकाल लेंगे। क्लियर बात है क्या। चलिए ये हो गया ना। आइए नेक्स्ट लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। हाँ कहां लिखा, अच्छा फिर से लिख दिया, गड़बड़ लिखा भाई साहब।
नैनो कूलम है ना, क्वेश्चन ही चेंज कर दूं क्या? रहने दो, ठीक है 19। देन आगे बढ़ जाए, पीछे करोगे, हो गया ना। अब देखो मेजर बात ध्यान से आप समझिएगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसका मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला बताया था, अभी डेरिवेशन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करें या कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो क्या होता था, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। जो ये k है, क्या ये यही बात है? क्या ये इसके लिए बात है? क्या इसके मतलब इक्विवेलेंट है? तो जो बायट-सैवर्ट लॉ है वो अगर आप बोला जाए कि इक्विवेलेंट है तो वो किसके है? कूलम्ब्स लॉ के, मतलब जो चार्ज रेस्ट में है। नहीं आया भाई, क्लियर बात है ना। तो कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर ये चार्ज फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, d डिस्टेंस पे है, एंड इफ इट मेक्स एन एंगल θ1 एंड इफ θ2, देन E परपेंडिकुलर क्या बताया था, k लैम्डा बाई d sin θ1 प्लस, हाँ है ना, E पैरेलल क्या होगा, k लैम्डा बाई d cos θ2 माइनस। अगर आप कह रहे हो कि दोनों इक्विवेलेंट ही है तो हाँ, एक हटा दे, एक हटा दे। लेकिन ये जो आप कह रहे हो वो आया कहां से था भाई? यूजिंग कूलम्ब्स लॉ ना, इसीलिए बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ। तेरे बात आ गई क्या समझ में? ये आया कहां से भाई? कूलम्ब्स लॉ से ना, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट कर दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले ये यहां आ जाओ, तो ई पैरेलल कितना, k लैम्डा बाई d cos θ2 माइनस cos θ1। अगर ये इक्विवेलेंट है, अगर ये इक्विवेलेंट है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर अपन बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ जाएगा, b म्यू नॉट i बाई 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। क्या यही आएगा? यही अब अपने को यहां पे प्रूफ करना है। क्लियर बात ना? आइए प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं। यहां से एक करंट कैरिंग वायर लिया, एक d डिस्टेंस ले लिया, ये हो गया आपका θ1, ये ले लिया θ2, डन ना। θ1 ले लिया और ये ले लिया θ2। देखिएगा ये प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। क्या करा मैं, y डिस्टेंस चलेंगे, dy का एक एलिमेंट ले लिया विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, आए ना। y डिस्टेंस गई, dy का एक एलिमेंट लिया जो एंगल बना रहा है, और ये आ गया इसके परपेंडिकुलर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ क्या आपको पता है, dB बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ अपने को क्या पता है कि dB जो होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर dl, ठीक है। और ठीक है, आइडियल साइन थीटा ऑल्सो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यही पता है ना। तो dB की जगह पे क्या हो गया, म्यू नॉट I तो I है, dl की जगह पे कितना, dy, कोई परेशानी वाली बात नहीं। r जो है वो r कितना है, r तो ये वाला लोगे ना, r तो ये वाला होएगा। तो cos थीटा अगर आप देखो तो बेस
बाय हाइपोटेनस, तो r कितना हो जाएगा d sec थीटा। क्लियर है? r कितना हो जाएगा d sec थीटा। ये वैल्यू एक बार पुट कीजिए, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आएगा आपका 4 पाई d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये बात है। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये ना, तो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होएगा, तो ये जो एंगल लिया जाएगा ये थीटा और ये 90 डिग्री, तो ये जो होएगा ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें परपेंडिकुलर ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए अगेन, अब हमारे पास वेरिएबल, हाँ यस पूछो, जो ये करंट एलिमेंट लिया है, इस P is the point where we have to find magnetic field. तो magnetic field will be perpendicular to the point P ना, ठीक है, इसलिए। तो अब हमारे पास वेरिएबल क्या है dy थीटा, दोनों ही वेरिएबल है। तो अब फिर से देखो ध्यान से, तो जब आप ये देखोगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा y by d, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो dy इज इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, क्या यही होगा? हाँ है ना, ये होगा ना, dy जो होगा आपका d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। पुट दिस वैल्यू यू विल गेट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P म्यू नॉट I, dy की जगह पे d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये कितना हो गया cos थीटा बाय 4 पाई d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब d sec स्क्वायर थीटा, सॉरी d sec स्क्वायर थीटा जो है ना, पहले तो ये लिखो पूरा d sec स्क्वायर थीटा। अब d sec स्क्वायर थीटा, ये तो खत्म हो गया, कितना आया आपका, आया म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, है ना, और cos थीटा इंटू d थीटा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक, हाँ है ना। तो कितना हो गया बताओ, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, ये कितना आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। क्लियर ना, ठीक है। पैरेलल में एग्जिस्ट करेगा नहीं, एग्जिस्ट कहां करता है, परपेंडिकुलर ना ऑलवेज। मैं ये बात आगे क्या समझ में, ये वही बात है जो आपने वहां पे पढ़ा था, और सेम डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नहीं आया तेरे बात, फिर समझ, दो बातें हैं इसके अंदर में। आर जो लोग हैं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, देखना, चलिए देखो, थीटा 1 और थीटा 2 ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, सिमेट्री नहीं लिया है, अगर सिमेट्री लेते हैं तो एंगल सेम सर्टेन करता। तो थीटा 1 और थीटा 2 बना रहा है, तो y डिस्टेंस पे चले गए, कोई भी एक एलिमेंट लिया जिसका dy का एक एलिमेंट लिया, एंड दे आर हैविंग पोजीशन वेक्टर r। इस बात से कंफ्यूज मत होना, ये dl है तो ये r है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है। धरना आप कोई कहीं से देख रहा है तो दिख रहा है तो उसको कुछ और दिखेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द r, ये तो पता है तुम्हें, हाँ है ना, याद है ना, ये इधर गया तो ये तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता था, तो यही कहानी है। तो ये r का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया। अब एक बार और आपको dy को चेंज करना हो तो अगेन आपको इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद कहानी बिल्कुल ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से। लिखिए फटाफट, लिखिए dy, देखो यहां से देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर नाम लिखना हो तो नाम लिख दो O A B, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना OAB, क्या tan थीटा y by d हो जाएगा, तो dy इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा होगा। अरे डिफरेंशिएट कर दो dy by d थीटा के करके, क्लियर ना, कुछ तो बोलो,
अच्छे से कीजिएगा, ये पूछेगा आपसे। डन।